वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करेंगे। उसका हम पार्ट 2 करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, और जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हमने पार्ट 1 में समझ लिया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और बाकी के जो टाइप्स बचे हैं केमिकल रिएक्शन के वो सभी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो कंपाउंड है वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में जब हमें प्रोडक्ट देगा, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटना into two or more simple substances is called decomposition reaction। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक कंपाउंड है वो यहाँ पे रिएक्टेंट का काम करेगा और वो एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी का एग्जाम्पल देके बताया गया है। इसमें है ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि जो ए है वो टूट कर बी और सी में बट गया है और बी और सी हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब एक कंपाउंड टूट रहा है वो भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसको करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस रिएक्शन में हमें तीन टाइप की एनर्जी की हेल्प से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें थर्मल से ही पता चल रहा है, जिसमें हीट के थ्रू हम इस रिएक्शन को करेंगे तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीट के थ्रू हम अपने रिएक्शन को करेंगे तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो टूट कर किस में हमें प्रोडक्ट दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड में। और पहले जो फेरस सल्फेट था उसका कलर था ग्रीन, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन गया है तो उसका कलर हो गया है रेड ब्राउन कलर, यानी कि जो लाल और भूरा रंग होता है, मतलब लाल, ज़्यादा लाल भी नहीं और ज़्यादा भूरा भी नहीं, जो मिक्स टाइप होता है वो। दूसरा एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का और क्विक लाइम का। लाइमस्टोन हीट के थ्रू जब टूट रहा है तो वो हमको दे रहा है क्विक लाइम, और इस लाइमस्टोन को हम कहते हैं CaCO3, और जब वो हीट के उससे टूटेगा तो वो हमें देगा CaO प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है लीड का, लीड नाइट्राइट। तो लीड को हम Pb कहते हैं, तो 2Pb ब्रैकेट में NO3 फिर ब्रैकेट क्लोज 2, जब हीट से ये टूटेगा तो हमें प्रोडक्ट में देगा लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसके आगे देखिए, इसका जो दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने कंपाउंड को तोड़ेंगे, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। When decomposition is carried out by passing electricity, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका एग्जाम्पल है 2H2O। 2H2O मतलब वाटर, और वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उसके तोड़ने के लिए, तो वो हमें देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 2H2 प्लस O2। आगे चलते हैं, इसका थर्ड टाइप भी देख लेते हैं वो कौन सा है। इसका थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। अब फोटोलाइटिक, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सुना होगा। उसमें प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोलाइटिक और फोटोसिंथेसिस दोनों सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं और दोनों में ही सनलाइट यूज़ होती है, क्योंकि जो फोटोलाइटिक है उसमें भी सनलाइट का यूज़ होता है। इसमें जो हम अपने कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हम उसे सनलाइट की हेल्प से तोड़ते हैं।
तो इस रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इसे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस अगर आपके पास कोई डेफिनेशन के थ्रू क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताइए और उसके सभी टाइप्स के बारे में बताइए, तो आप इन सभी डेफिनेशन को अगर लिखेंगे तो आपको टीचर फुल मार्क्स देगी। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हमारे पास है 2AgCl, 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की हेल्प से तोड़ेंगे तो वो हमें देगा 2Ag + Cl2। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन। तो हमें यहाँ पे सनलाइट जब AgCl को तोड़ेगी तो वो हमें दे देगा 2Ag + Cl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2AgBr। जब इस कंपाउंड को हम सनलाइट की हेल्प से तोड़ेंगे तो ये हमें देगा 2Ag + Br2। अब आगे देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में। तो ये क्या है देखिए, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो बहुत ही शाइनी कलर का होता है, लेकिन जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर जो क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये बात आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका मैं ये बताती हूँ कि जो सिल्वर क्लोराइड है जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो उसका कलर ग्रे हो जाएगा शाइनी से। इसीलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसका कलर ग्रे ना हो, हम सिल्वर क्लोराइड को लैब में जब रखते हैं तो डार्क कलर की बोतल में ही सिल्वर क्लोराइड को डालकर रखते हैं, वरना जो सनलाइट है उसके कांटेक्ट में सिल्वर क्लोराइड आएगा और उसका कलर ग्रे हो जाएगा, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है गिव रीज़न में कि सिल्वर क्लोराइड को हम लैब में डार्क बोतल में क्यों रखते हैं। तो उसके लिए आप ये लिख देंगे, तभी भी आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए, अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो रिएक्शन मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये जो रिएक्शन है ये हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। पहले के टाइम पे जब वाइट और ब्लैक कलर की फोटोग्राफी चलती थी, जब फोटोज़ जो थे वो ब्लैक और वाइट कलर में आते थे, तो उसमें जो ये रिएक्शन है ये यूज़ किया जाता था। और तकरीबन आज के टाइम पे भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है रिएक्शंस का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या है ऐसा खास जो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ये रिएक्शन होता है, ये जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस यानी कि वो हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, या फिर हम आम शब्दों में कहें तो वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। अब Fe होता है हमारे पास आयरन, Cu यानी कि कॉपर। तो जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेता है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में साफ साफ दिख रहा है कि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली है। आगे जो ये डायग्राम देख रहे हैं आप, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एक तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, और उसके अंदर जो 2 आयरन नेल्स है उन पर क्या है, ब्राउनिश कलर जो चढ़ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, कॉपर अलग हो जाएगा और जो है वो SO4 के साथ मिल जाएगा और जो कॉपर है वो अलग रह जाएगा। ऐसी बात हमने एग्जाम्पल में पढ़ी थी। अब नीचे देखिए,
The iron nail becomes brownish in color by position of Cu, and blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to formation of FeSO4. जो आयरन नील है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा जब वो कॉपर के सॉल्यूशन में जाएगा, और जो कॉपर यानी कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है CuSO4 का वो ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे ही आयरन उसमें जाएगा और जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेगा तो उस सॉल्यूशन का कलर डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इसे आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके MCQs में उठाकर पूछ ली जाती है जो आपको पूरा 1 नंबर दिला सकती है, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब जो Zn है वो जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। अब मैं आपको बता दूं, आप घबराना मत कि ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव इन सबको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। लेकिन अभी तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, तो उसमें एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। जो 3rd चैप्टर है उसमें हमें बताया गया है कि कौन सा मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, अगर आप उसे अभी याद करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, बाद में करेंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और इनकी जो डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट उनको याद कीजिए। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्चुअली अगला हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जो कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड की जगह ले रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों ही आपस में अपनी जगह जो है वो चेंज कर रहे हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। इसमें जो रिएक्शन जब होता है तो इस जो कंपाउंड्स हैं उनके जो आयंस है वो अपना म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं 2 कंपाउंड्स के बीच में। इसका आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हमारा है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है और जो बैरियम क्लोराइड है, जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट में देंगे बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। कितना अजीब नहीं लग रहा है देखने में कि जो पहले तो सोडियम जो था वो सल्फेट के साथ था, लेकिन हमें प्रोडक्ट में देखने को मिला कि जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ आ गया। यही इस जो रिएक्शन है इसकी खासियत है कि ये पहले वाला इसकी जगह चेंज कर लेगा, जो Na2 है वो तो Cl के पास चला गया और जो Ba है वो SO4 के पास आ गया। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये एग्जाम्पल आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे, क्योंकि इसमें याद करने को है ही क्या, NaCl तो हमारा कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। बाकी बचे ये सब, इनको याद कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको आसानी होगी। डेफिनेशन पूछेंगे तभी भी आप एग्जाम्पल दे देना, आपका जो इम्पैक्ट है टीचर पे वो बहुत अच्छा पड़ेगा। आगे देखिए, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे कि मैं पानी में जब चोक को डालूंगी और उसको मिक्स करने की कोशिश करूंगी तो वो चोक जो है वो पानी में घुलेगा ही नहीं, और इसको हम कहेंगे जो चोक है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि वो पानी में नहीं घुलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो थोड़ी देर मिक्स करने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो पानी में नहीं घुलेगा। ऐसे ही जो सोइल यानी कि जो मिट्टी होती है वो भी पानी में नहीं घुलती है, तो वो भी एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो BaSO4 है उसका प्रेसिपिटेट बन रहा है किस कलर का? वाइट। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये नेक्स्ट टाइप हमारे केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर मैं आपको समझाऊं
तो आप ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, थोड़े थोड़े से, दोनों मतलब थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं। आगे देखो, इसमें द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, इसमें जो ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड होता है इस रिएक्शन में। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, और जो हाइड्रोजन है वो हमेशा इसमें रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर से देखें तो C प्लस O इक्वल टू CO, इसमें जो C है वो जब O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो दोनों रिएक्ट करके हमको दे रहे हैं प्रोडक्ट CO, और जिसमें कि जो C है वो O के साथ जुड़ चुका है यानी कि ऐड हो चुका है। और हम दूसरी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो C है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि ये C है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ना कि ऑक्सीजन C के साथ। तो जो चीज़ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी उसको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। आगे एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2 इक्वल टू, जब हम हीट पास करेंगे तो ये हमें देगा 2CuO। इसमें भी जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट के तौर पर दे रहा है कॉपर ऑक्साइड, और इसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो चुका है, जुड़ चुका है, तो यानी कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो समझने के लिए हमें सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन समझना होगा कि ये होता क्या है। तो इसे देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। इसमें मतलब ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? ऑपोजिट बिल्कुल। इसमें जो एडिशन है वो हाइड्रोजन का होता है, ना कि ऑक्सीजन का, और जो रिमूवल है वो ऑक्सीजन का होता है, ना कि हाइड्रोजन का। पहले वाले केस में एडिशन तो हो रहा था ऑक्सीजन का, लेकिन रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन का, और इस वाले केस में एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो अब अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारा एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप देखो तो पहले CuO था, लेकिन ये प्रोडक्ट में अगर हम जाएं तो ये कॉपर जो है वो अलग हो जा रहा है, यानी कि ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है। किससे? ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन से बिल्कुल, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जा रही है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे रिड्यूस्ड। और जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन के पास नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये, और जो Cu है वो रिड्यूस्ड हो गया है। अब एग्जाम्पल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक ये एग्जाम्पल, ये पहले वाला ही सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें आपको ये बताया गया है कि ये तो जो ये CuO है ये रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है, और जो H2 है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से बैक कीजिए और दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, इन दिस रिएक्शन CuO is reduced to Cu and H2 is oxidized to H2O. So, oxidation and reduction taking place together is called redox reaction. अब इस रिएक्शन में हमने देखा है, इस वाले रिएक्शन में हमने देखा कि जो Cu है वो तो रिड्यूस्ड हो रहा है ऑक्सीजन से, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन हट रही है, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। इस एग्जाम्पल में दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, ये बात खास है इस एग्जाम्पल की। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जो रिएक्शन है वो एक साथ होंगे तो हम उसका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से बुलाएंगे जब दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं। तो कौन कौन से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर का जो एंड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी डे टू डे लाइफ का है। देखते हैं, चलिए क्या है। यहाँ पे आता है एक वर्ड कोरिजन। अब कोरिजन से ही रिलेटेड ये पूरा सब कुछ जो लिखा है ये कोरिजन से ही रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको कोरिजन जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि कोरिजन का मतलब होता क्या है। आपके घर में अगर आप कोई नया बर्तन खरीद के लाते हैं या फिर कोई नया मेटल का कुछ भी चीज़ जो है वो आप खरीद के लाते हैं, आप स्टार्टिंग में देखेंगे उस पर एक शाइनी सी चमक होती है, एक बहुत ही ब्राइटनेस होती है, लेकिन जैसे ही वो
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, आप उसको कुछ महीनों तक ऐसे ही रख दीजिए एयर में खुला, बिना कुछ पन्नी वगैरह लगाए उसके ऊपर, बिना कुछ पैक किए आप ऐसे ही रख दीजिए, तो थोड़े टाइम के बाद जो है उसके ऊपर एक लेयर आने लगेगी कुछ ब्राउनिश कलर की, उसे ही हम कहते हैं कोरिजन, जिससे कि वो ब्राउनिश लेयर आएगी और फिर वो मेटल जो है वो वीक हो जाएगा और फिर हम उस मेटल को क्या कहेंगे, कोरिडेड मेटल। इसकी एक बार ये पढ़ते हैं हम, इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड, एसिड यानी कि अगर आप कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें आप टमाटो भी डालोगे, कभी टमाटो तो एसिडिक होता है और लेमन भी एसिडिक होता है, कर्ड भी एसिडिक होता है, तो इन सबको जब आप उसके कांटेक्ट में लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा और पढ़ते पढ़ते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। वो किसकी लेयर होगी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी और फिर उस मेटल को वो क्या कर देगी, वीक बना देगी और फिर हम उसको कहेंगे कि हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरिडेड, कि ये मेटल जो है कोरिडेड यानी कि कोरिजन हो चुका है। तो जैसे कि आपने एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने कभी आयरन के गेट को देखा हो तो उसको आप बिना पेंट के अगर छोड़ोगे और उस पर पानी डालोगे या फिर कुछ दिनों के बाद एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, की इसके ऊपर जंग लग गया है। तो आप ये मत सोचना कि आयरन को हम कोरिडेड क्यों नहीं कहते, आयरन के लिए एक स्पेसिफिक नेम है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये इसीलिए हम इसको रस्टिंग ऑफ आयरन ही कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो लोहा है उस पर जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के जितने भी मेटल्स होते हैं उन पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। आपने कभी सिल्वर की ज्वेलरी देखी हो तो उस पर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उस पर ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोरिजन के। फिर आगे बात आती है, कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय टिंग पेंट्स। अब जो कोरिजन है उसको प्रिवेंट यानी कि उसका बचाव हम कर कैसे सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि अब हम इन सभी मेटल्स को यूज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, हमें इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। जैसे ज्वेलरी को ही लगा लीजिए, ज्वेलरी भी सब आजकल पहनते हैं, तो आपने कभी देखा हो जो गोल्ड यानी कि जो सोना होता है उस पर कभी भी कोई परत नहीं आती, उसका कलर जैसे येलो पहले था वैसे ही एंड तक येलो रहता है। तो आज तक सोना ही ऐसा ज्वेलरी में देखा गया है कि जिस पर कोई भी परत नहीं आती। अब प्रिवेंटेड यानी कि बचाव की बात आ रही है, तो हम बचाव के लिए हम लोहे के गेट पर पेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोहे की जो खिड़कियाँ विंडोज़ होती है उस पर हम पेंट करते हैं। और जो गैल्वेनाइजेशन होता है, मतलब जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको बचाने के लिए, वो तो सारा टाइम पानी में रहते हैं, तो उनको बचाने के लिए कोरिजन से उन पे भी हम पेंट या ग्रीजिंग करते हैं। ग्रीजिंग यानी कि कुछ चिकना लगा देते हैं जिससे कि वो पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए। अब आगे हमारा लास्ट जो है टॉपिक वो इस चैप्टर का, वो देखते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने कभी चिप्स का पैकेट खाया हो तो उसमें आपको आधी चिप्स दिखते हैं और आधी हवा दिखती है, और जब आप चिप्स के पैकेट को खरीद कर लाते हो तो वो बहुत ही मोटा होता है, और फिर जब उसको आप खोलोगे तो उसकी जो एयर है वो निकल जाएगी और वो बिल्कुल पिचक सा जाएगा, छोटा सा हो जाएगा साइज़ में। तो उसके अंदर जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फील करते हैं, ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सके और वो ख़राब ना हो। क्योंकि रैंसिडिटी का मतलब ये होता है कि जो ऑयली फूड है या फिर आप किसी भी खाने को खुला छोड़ दो, आप चिप्स को खुला छोड़ के देख लो या फिर आप किसी सब्जी को खुला छोड़ कर देख लो। और मिल्क का एग्जाम्पल तो कई बार हमने सुना है कि आपकी मम्मी भी आपको बोलती होगी कि दूध को गर्मियों में बाहर नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो वो फट जाएगा
और फिर उसका टेस्ट जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा और उसमें से जो स्मेल है वो भी बहुत गंदी आने लगेगी। तो उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. जो रैंसिडिटी होता है उसमें क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऑयली फूड एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फूड जो है उसकी जो स्मेल है वो ख़राब आने लगती है, उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तो ख़राब हो गई, ब्रेड को लगा लो, आप ब्रेड को बाहर छोड़ के देख लो, या फिर आप किसी भी चीज़ को बाहर छोड़ के देखते हो जो खाने की ऑयली फूड होता है ज़्यादातर, वो हमेशा ख़राब होता ही है कुछ टाइम के बाद। अब रैंसिडिटी से बचाव भी हमें बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रिवेंटेशंस देख लेते हैं। प्रिवेंटेशन में हमारा है मेथड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी में हमारा फर्स्ट आता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके अपने ऑयली फूड्स में हम उसको रैंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब है कि जिसमें ऐसे कंटेनर जिसमें हवा ना जाए, ऐसे कंटेनर्स में हम फूड को अगर डालेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और आगे देखिए, तो एग्जाम्पल्स और हैं प्रिवेंटेशन के। तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो मैंने आपको बताया कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, जिससे कि जो चिप्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो हम एयर की जगह एयर को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से। फोर्थ है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज में अपने खाने को रखना, जैसे कि दूध को हम फ्रीज में रखते हैं, किससे प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये तो आपकी जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो आपकी डे लाइफ से रिलेट करता है, तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको तो आप समझेंगे तभी भी आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी और उसको आप देखिएगा, और उसमें मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन समझाऊंगी, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे हम बैलेंस्ड कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के या फिर बाकी रेफरेंस के। और दूसरी बात, हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th की हिंदी क्षितिज के जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज प्रोवाइड हैं, और आपको पोएम्स की जो व्याख्या है वो भी हमने आपको करा रखी है, और साथ ही साथ हमने क्लास 10th की मैथ्स जो है वो भी स्टार्ट करवाई हुई है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।